हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिविल एग्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, एमपी सेट 2026 के लिए आज हम एमपी सेट 2024 का जो पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। ठीक, साथियों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन हमारा जो पहला क्वेश्चन है साथियों, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक सरकार को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है। Liberty is never real unless the government can be called to account. Whose statement is this? पहला ऑप्शन है आपके पास एच जे लास्की, सेकंड है आपके पास जॉन लॉक, थर्ड ऑप्शन है आपके पास जेरेमी बेंथम, कि फोर्थ ऑप्शन आपके पास है जॉन रॉल्स। आपको बताना है किसने ये जो स्टेटमेंट दिया है। स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि सरकार को जवाबदेह, यानी कि जब सरकार को अकाउंटेबल नहीं बनाया जा सकता, तक सरकार को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, उनका कभी भी वास्तविक नहीं मानी जाएगी। यह स्टेटमेंट जो है तो किसके द्वारा दिया गया है। पहला है एजेलास्की, सेकंड है जॉन लॉक, थर्ड है जेरेमी बेंथम, जबकि फोर्थ ऑप्शन आपके पास है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स वही है जिन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात की। जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं, जबकि जॉन लॉक जो है तो उदारवाद। ठीक, अगर हम बात करें स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं है जब तक सरकार को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता, ये जो स्टेटमेंट है एच जे लास्की के द्वारा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जेम्स ब्राइस ने चार प्रकार की समानता किसकी बात की है। समानता की चार प्रकारों की बात की। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जो मूल रूप है उनके द्वारा शामिल नहीं किया गया, यानी कि समानता के जो चार प्रकार बताए हैं किसने बताए, जेम्स ब्राइस ने बताया। उसमें कौन जो है तो इसमें से इनमें से शामिल नहीं है। जेम्स ब्राइस मेक्स मेंशन ऑफ फोर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओरिजिनली इंक्लूडेड बाय हिम। ठीक, पहला है नागरिक समानता, यानी कि सिविल इक्वालिटी की बात की। सेकंड है राजनीतिक समानता, यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी। थर्ड है नेचुरल इक्वालिटी, यानी प्राकृतिक समानता, जबकि फोर्थ है लीगल इक्वालिटी, यानी कि कानूनी समानता। तो इसकी बात नहीं की गई है। समानता के चार प्रकारों की किसने बात की, जेम्स ब्राइस ने बात की। उनके अनुसार अगर हम बात करें, यहाँ पर जो लीगल इक्वालिटी है इसको शामिल नहीं किया गया है। लीगल इक्वालिटी की जगह पर क्या है, सोशल इक्वालिटी की बात की गई है। ठीक, ठीक? कानूनी समानता की जगह पर सामाजिक समानता की बात की गई। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है जिसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन साथियों यूरोपियन सोशलिस्ट से है। निम्नलिखित में से किसे काल्पनिक समाजवादी नहीं माना जाता। आपको बताना है कौन में से जो है तो यूटोपियन सोशलिस्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट ओवेन, सेकंड ऑप्शन है आपके पास डेविड मैकलेलन, थर्ड ऑप्शन आपके पास है चार्ल्स फोरियर, जबकि फोर्थ ऑप्शन आपके पास है टीजे प्रधान। किसकी बात की जा रही है, यूटोपियन सोशलिस्ट की बात की जा रही है। उनमें से कौन जो है तो यूटोपियन जो सोशलिस्ट है उनमें नहीं आता है। रॉबर्ट ओवन की बात करें तो उन्होंने समाजवादी शब्द ही दिया पहली बार, समाजवादी शब्द दिया। ठीक, ठीक। चार्ल्स फूरियर भी संबंधित है, टीजे प्रधा भी संबंधित है, कि डेविड मैकलेलन जो है तो यूटोपियन सोशलिस्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है जिसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, रॉबर्ट ओवन ने जो समाजवादी शब्द दिया कब दिया था, 1827 में दिया था। 1827 में, 1827 में। इसके अलावा यूटोपियन सोशलिस्ट में आपके सेंट साइमन भी शामिल होते हैं। ठीक, सेंट साइमन, सेंट साइमन। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों।
54 नंबर क्वेश्चन है, एंथोनी डी क्रेस्पिगनी ने शक्ति सिद्धांत को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तो उस श्रेणी का हिस्सा नहीं है? जो पावर रिलेशनशिप बताई है उन्होंने, शक्ति सिद्धांत जो बताई उन्होंने, सेक्स कैटेगरी बताई, 6 कैटेगरी, 6 श्रेणियों में कौन जो है तो इसमें इनमें से नहीं है? पहला उन्होंने बताया, पहला ऑप्शन आपके पास बलपूर्वक शक्ति, सेकंड है प्रतिक्रियात्मक शक्ति यानी कि रिएक्शनल पावर, थर्ड है तानाशाही शक्ति, फोर्थ है आपके पास आकर्षक शक्ति। इनमें से एंथोनी डो क्रिस्पिनी के अनुसार कौन जो है तो शामिल नहीं है शक्ति सिद्धांत की 6 श्रेणियों में? ठीक, पहला है आपके पास बलपूर्वक शक्ति, सेकंड है प्रतिक्रियात्मक शक्ति, थर्ड है आपके पास तानाशाही शक्ति, फोर्थ है आपके पास आकर्षक शक्ति। अगर शक्ति सिद्धांत में देखा जाए तो कौन नहीं है इसमें? बलपूर्वक शक्ति को उन्होंने बात की, इसके अलावा उन्होंने प्रतिक्रियात्मक शक्ति की बात की, जबकि तानाशाही शक्ति की उन्होंने बात नहीं की। ठीक, आकर्षक शक्ति की भी बात की। जब किसकी बात कर रहे हैं? एंथोनी डी क्रिस्पिगनी की बात कर रहे हैं। इसमें से क्या नहीं शामिल है? तानाशाही शक्ति को उन्होंने शामिल नहीं किया है। ठीक, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 54 का सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन साथियों स्टेटमेंट वाइज है। न्याय एक शाश्वत या पूर्ण अवधारणा है और सत्य की तरह यह अपरिवर्तनीय है, अचूक है और कुछ विशिष्ट नियमों द्वारा शासित होता है। न्याय के इस विचार को कौन समर्थन करता है? Justice is an eternal or absolute concept, and like truth, it is unchangeable, infallible, and is governed by certain specific rules. This views of justice is supported by whom? यानी कि ये जो स्टेटमेंट है न्याय के संबंध में, ये जो विचार है, इसका समर्थन किसने किया है? पहला है प्लेटो, दूसरा है अगस्टिन, देन है एक्विनास, फोर्थ है आपके पास ऑल ऑफ द एबव। अगर हम न्याय के बारे में बात करें तो जो स्टेटमेंट है ये जो स्टेटमेंट है प्लेटो से भी संबंधित माना जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगस्टीन भी है, न्याय के संबंध में बात कही उन्होंने। इसके अलावा एक्विनास भी जो है तो न्याय के समर्थक माने जाते हैं। ठीक, यानी कि अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो ने बात किसमें की? रिपब्लिक में बात की है, रिपब्लिक में बात की है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है जिसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन है साथियों, किसी व्यक्ति के अस्तित्व के सामाजिक आयाम यानी किसकी बात कर रहा है? सोशल डायमेंशन की बात कर रहा है, को किसके न्याय सिद्धांत में रेखांकित किया गया है? सोशल डायमेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस इज अंडरलाइंड इन हुज थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात कर रहा है तो किसमें सामाजिक आयाम को शामिल किया गया है? पहला है अरस्तु, सेकंड है आपके पास रॉल्स, थर्ड ऑप्शन आपके पास है मार्क्स, जबकि फोर्थ ऑप्शन आपके पास है हॉब्स। थ्योरी ऑफ जस्टिस की हमने बात की, थ्योरी ऑफ जस्टिस की अगर बात की जाए तो जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1971 में दिया गया, जिसमें उन्होंने सामाजिक आयाम को शामिल किया है। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है जिसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अरस्तु की अगर बात करें तो राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं, इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति के भी जनक माने जाते हैं, ये तुलनात्मक राजनीति के भी जनक माने जाते हैं। ठीक, तो कार्ल मार्क्स ने क्रांतिकारी समाजवाद की बात की, क्रांतिकारी समाजवाद की बात की। क्रांतिकारी समाजवाद की बात की, जबकि हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी
यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी जो है जिसका करेक्ट हो जाएगा 56 का बी नंबर। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साथियों, औद्योगिक जो लोकतंत्र शब्द है किसके द्वारा दिया गया? गढ़ा। ठीक। हु कॉइन्ड द टर्म इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात किसने की? रूडोल्फ एंड रूडोल्फ, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है मार्क्स और एंजल्स। थर्ड है आपके पास सिडनी और बिट्राइस वेब। की फोर्थ ऑप्शन आपके पास है एलिनोर और विंसेंट ओस्ट्रोम। जब हम इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये शब्द जो है तो सिडनी और विट्राइस वेब के द्वारा दिया गया। इनकी एक पुस्तक भी थी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, जो कब लिखी इन्होंने? 1897 में। अब यहाँ पर औद्योगिक लोकतंत्र का मतलब क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में जो है तो श्रमिकों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, श्रमिक भागीदारी सुनिश्चित हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक। यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सिडनी और विट्राइस वेब, ऑप्शन नंबर सी जो है जिसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो लेखक और उसकी पुस्तक, आपको बताना है ये एक तरफ राइटर है दूसरी तरफ उनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट, कौन सा जो है तो इसमें सही तरीके से सुमेलित नहीं है। पहला है आपके पास जॉर्ज केली, उनकी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स। सेकंड है मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। J.S. Mill's Subjection of Whewell, then है Sheila Robotham, Waves of Feminism। अगर हम बात करें इसमें कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, शीला रोबोथम की अगर बात करें तो उनकी इंपॉर्टेंट बुक है वुमेन्स रेजिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन। वुमेन्स रेजिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है तो इनकरेक्ट है। ये बुक आपको तैयार कर लेना है जॉर्ज के लिए, द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स, मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। जेएस मिल की अगर बात करें सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। ये सीला रबोथम ने वुमेन्स रेजिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन की बात की। क्या इनकरेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे उत्तर आधुनिकतावाद का अग्रदूत माना जाता है? Who among the following is considered as a precursor of पोस्ट मॉडर्निज्म? पहला है फ्रेडरिक निक्से, सेकंड है माइकल फैकॉल्ट, देन है मार्टिन हेडेगर, देन है लास्ट है आपके पास ऑप्शन जैक्स डेरिडा। अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें, अब उत्तर आधुनिकतावाद की, तो जो अगर अग्रदूत की बात कर रहा है यहाँ पर, तो अग्रदूत कौन माना जाता है? फ्रेडरिक नीत्शे जो है तो इसके अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक। ऑप्शन नंबर ए जो है जिसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। जबकि उत्तर आधुनिकतावाद अगर शब्द की बात करें तो ये जो शब्द दिया गया आपका जीन फ्रेक्वाइस लेटार्ड के द्वारा दिया गया है। जीन फ्रेक्वाइस लेटार्ड के द्वारा दिया गया। ठीक। शब्द पूछा जाए तो किसके द्वारा दिया गया? जीन फ्रेक्वाइस लेटार्ड के द्वारा दिया गया। अग्रदूत किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक नीत्शे को माना जाता है। किसका अग्रदूत? उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक। ऑप्शन नंबर ए जो है जिसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साथियों, अल्पतंत्र का लौह कानून या थ्योरी ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की इज गिवन बाय। पहला है सी डब्ल्यू मिल्स, सेकंड है वी पेरेटो, थर्ड है आपके पास जी मॉस्का, फोर्थ है आपके पास आर मिसेल्स। अगर हम अल्पतंत्र के लौह कानून की बात करें, यानी कि जो शासन है, शासन व्यवस्था है, तो विशिष्ट वर्ग के हाथ में केंद्रित हो जाती है, यानी शक्ति का संचालन कुछ लोगों के हाथों में आ जाता है और वहीं से नियम कानून बनाए जाते हैं। द थ्योरी ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसके द्वारा दी गई? अगर बात करें तो पहला ऑप्शन आपके पास है सी डब्ल्यू मिल्स, सेकंड है वी पेरेटो,
थर्ड है आपके पास जी मॉस्का, फोर्थ है आपके पास आर मिसेल्स। अगर इस थ्योरी की बात करें तो किसके द्वारा दी गई? आर मिसेल्स के द्वारा दी गई। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की इज गिवन बाय आर मिसेल्स। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, रूस्टो द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं उनको जो है तो उनके जो प्रकाशन वर्ष यानी ईयर के आधार पर आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, किसकी पुस्तक है? रूसो की। दी ए माइल, देन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये पुस्तक आपको तैयार करना है कि रूसो की पुस्तक दी ए माइल। सेकंड है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है इकोनॉमिक पॉलिटिक्स। देन है लेटर्स द ला मॉन्टेग। अगर हम डी ए माइल की बात करें जो कि शिक्षा पर लिखी गई, शिक्षा पर लिखी गई, ये जो है तो 1762 की है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध, ये भी 1762 की ही है। इकोनॉमिक पॉलिटिक्स तो 1755 की है। ठीक, इसके अलावा लेटर्स द लॉ माउंटेन जो है तो 1764 की है। यानी कि पहले नंबर पर क्या हो जाएगा? आप थर्ड जो है तो पहले नंबर पर आ जाएगा। देन जो है तो आपका सेकंड आ जाएगा। देन जो है तो फर्स्ट आ जाएगा और लास्ट में जो है तो फोर्थ नंबर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा। एमाइल जो है दी एमाइल 1762, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स 1755, लेटर्स द ला माउंटेन जो है तो 1764। ये किसकी पुस्तकें हैं? ये रूसो की पुस्तकें हैं। चार प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपको तैयार करना है। दी एमाइल, देन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देन है इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, देन है लास्ट में लेटर्स द ला माउंटेन। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। क्वेश्चन आपको इसमें मिलान करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। स्टेटमेंट है एक तरफ और एक तरफ जो है तो दार्शनिक है। स्टेटमेंट है आपके पास, न्याय जो है तो शक्तिशाली का हित है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास, न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है। इसने कहा, इसका दर्शन है ये बताना है आपको। थर्ड है आपके पास, न्याय एक जो है तो कृत्रिम वस्तु है, एक परंपरा की उपज है। जस्टिस इज एन आर्टिफिशियल थिंग, अ प्रोडक्ट ऑफ कन्वेंशन। न्याय शक्तिशाली का हित है, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। ये किसने बात कही? न्याय जो है तो शक्तिशाली का हित है, जो किसने बात कही? ट्रेसी मेकस से संबंधित है। ठीक, अगर हम बात करें न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है, तो ये बात किसने कही? पॉली फॉर्कस से संबंधित है। ठीक, अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की ओर देखें तो न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, एक परंपरा की जो है तो उपज है। ये बात किसने कही? ये बात जो है तो ग्लोकाम से संबंधित है। ठीक, यानी कि ए का आपका थर्ड हो गया, ए का जो है तो क्या हो गया? थर्ड हो गया। बी का सेकंड हो गया, ए का थर्ड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया। 3, 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन देखते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल द्वारा रचित निम्नांकित ग्रंथों में कौन सा जो ग्रंथ है दो भागों में प्रकाशित हुआ? ये दो भागों में कौन सा जो है तो प्रकाशित हुआ? पहला है, अब यहां से आपको तैयार करना है, जेएस मिल की ये सभी पुस्तकें हैं। द सिस्टम ऑफ लॉजिक, then है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, then है एसे ऑन लिबर्टी, then है यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक, तो कौन जो है तो इनमें से दो भागों में प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए जो है द सिस्टम ऑफ लॉजिक जो है तो दो पार्ट में प्रकाशित हुआ। ये चार इंपॉर्टेंट बुक है जॉन जेएस मिल की, जॉन स्टुअर्ट मिल की। इसमें जो द सिस्टम ऑफ लॉजिक है जो है तो दो पार्ट में प्रकाशित हुई। ठीक, इसके दो वैल्यू है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन साथियों मार्क्सवाद से है। मार्क्सवादी चिंतन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इनमें से किससे प्रेरित होकर लिया गया? डायलेक्टिक मटेरियलिज्म वाज अडॉप्टेड इन मार्क्सिज्म फिलॉसफी आफ्टर
गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? पहला है ब्रिटेन का राजनीति अर्थशास्त्र का ज्ञान, दूसरा है जर्मनी में विकसित शास्त्रीय दर्शन, तीन है फ्रांस फ्रांस की क्रांतिकारी परंपराएं, और लास्ट है आपके पास ऑप्शन नन ऑफ द एबव। ठीक। मार्क्सवादी चिंतन में द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात कर रहा है। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म वाज अडॉप्टेड इन, मतलब किससे प्रेरित होकर द्वंदात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है लिया गया? अगर हम मार्क्सवादी चिंतन में देखें तो ये जर्मनी में विकसित जो है तो शास्त्रीय दर्शन से डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट लिया गया था। ठीक। अब इन्होंने जो है तो हेगल के आदर्श, हेगल का जो द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का सिद्धांत था उसी से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद हेगल का। ठीक। वहां पर द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की ये जो है तो इन्होंने आलोचना की हेगल के। किसने की आलोचना? कार्ल मार्क्स ने की। और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। ठीक। विचारधारा पूछा पूछा जा रहा है आपसे, जर्मनी में विकसित क्लासिकल फिलोसफी थी, उसी से ये प्रेरित है। ठीक। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। क्वेश्चन साथियों थॉमस हॉब्स से है। थॉमस हॉब्स के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित जो स्टेटमेंट है उनका बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है उनके द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक। पहला स्टेटमेंट है आपके पास, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स मोनार्की इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। थॉमस हॉब्स के अनुसार मोनार्की यानी राजतंत्र जो है तो एक सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है। दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास, हॉब्स का जो संप्रभु कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं है। हॉब्स का जो संप्रभु है किसके द्वारा नियंत्रित नहीं है? कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं है। फॉर हॉब्स द सोवेरेनिटी इज नॉट रेगुलेटेड बाय द लॉज। थर्ड है आपके पास, उनके अनुसार शासन में जो अस्थिरता आती है लोकतांत्रिक शासन की समस्या है। ठीक। अकॉर्डिंग टू हिम इंस्टेबिलिटी इज द प्रॉब्लम इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है, स्टेटमेंट है आपके पास, सभी धर्माधिकारी राजकीय कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक। ऑल द रिलीजियस अथॉरिटीज आर नॉट बाउंड टू ओबे स्टेट्स लॉ, स्टेट्स लॉज। अब हॉब्स के अनुसार कौन सा जो स्टेटमेंट है उनके अनुसार सही नहीं है? मोनार्की की बात उन्होंने की और मोनार्की उन्होंने सपोर्ट किया, करेक्ट स्टेटमेंट है। हॉब्स का जो संप्रभु है यानी सोवेरेंटी की बात कर रहा है, कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं है, ये भी स्टेटमेंट जो है तो सही है। ठीक। उनके अनुसार शासन में अस्थिरता लोकतंत्रात्मक शासन की समस्या है। ठीक। उनके अनुसार शासन में जो अस्थिरता है लोकतंत्रात्मक शासन की जो है तो समस्या है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है आपके पास, सभी धर्माधिकारी यानी कि ऑल द रिलीजियस अथॉरिटी आर नॉट बाउंड टू ओबे स्टेट्स लॉ, बाध्य नहीं है राज की कानूनों को मानने के लिए। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। ठीक। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कौन सा जो स्टेटमेंट है राजनीतिक विचारों के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक। ऑप्शन नंबर डी जो है तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक। हॉब्स ने थ्योरी दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसके द्वारा दी गई, हॉब्स के द्वारा दी गई, इसमें उन्होंने ये बात की थी। ठीक। संप्रभु जो है तो कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। ठीक। ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा। हमने किसकी बात की? थॉमस हॉब्स की बात की। इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है थॉमस हॉब्स के बारे में। ठीक। अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन है साथियों, लॉक के यानी जॉन लॉक के राज्य की प्रकृति क्या थी? द फॉलोइंग वाज द नेचर ऑफ लॉक्स स्टेट। पहला है लिमिटेड स्टेट यानी सीमित राज्य, दूसरा है लीगल स्टेट यानी कि वैधानिक राज्य, थर्ड है आपके पास टॉलरेंट स्टेट यानी कि सहिष्णु राज्य। इन्हें ऑल ऑफ द एबव। जॉन लॉक की बात कर रहा है तो सीमित राज्य की बात उन्होंने की, राज्य के प्रति इन्हें लीगल स्टेट होने चाहिए। ठीक। वैधानिक राज्य टॉलरेंट स्टेट की भी बात उन्होंने की, यानी कि इस प्रकार से जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉन लॉक का संबंध अगर हम देखें तो उदारवाद से है। उदारवाद, स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की। ठीक। स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की।
इन्होंने कंसेंट थ्योरी दी, फिर सहमति का सिद्धांत इन्होंने दी, सहमति का सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया, नहीं के द्वारा। ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन है हमारा, कार्ल मार्क्स ने एंजल के साथ मिलकर जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा वह कब प्रकाशित हुआ? यानी कि यहाँ पर कार्ल मार्क्स और एंजल ने जो मिलकर रचना लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसका आपको ईयर बताना है कब प्रकाशित हुआ। 1840, 1842, देन है 1848, देन है 1846। कार्ल मार्क्स और एंजल की अगर बात करें, इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है तो 1848 में लिखा है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बुक इनके द्वारा लिखी गई साथ में, उनको देख लेते हैं। द होली फैमिली, ये 1844 की है, 1844। देन है द जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी 1842। ठीक, सॉरी 1846। जर्मन आइडियोलॉजी साथ में लिखी, द हॉली फैमिली साथ में लिखी, इसके अलावा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन्होंने साथ में लिखी थी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर कब प्रकाशित हुई? तो 1848 में प्रकाशित हुई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साथियों, मैरी वॉल्सटनक्रॉफ्ट से कि राजनीतिक विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक, मैरी वॉल्सटनक्रॉफ्ट नारीवादी विचारक, ठीक, और पश्चिमी देशों में आधुनिक नारी अधिकार आंदोलनों की नींव रखने वाली मानी जाती है। दूसरा है, उन्होंने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन की रचना की, जो कि नारीवाद पर एक शास्त्रीय रचना मानी जाती है। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास वो है, एक मार्क्सवादी नारीवादी थी। फोर्थ है आपके पास, उन्होंने द राइट्स ऑफ मैन फ्रांसीसी क्रांति का पक्ष पक्ष लेते हुए लिखा। अब यहाँ ऑप्शन से आपको तैयार करना है, मैं मैरी वॉल्सटनक्रॉफ्ट की कुछ पुस्तकें और क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश उनसे संबंधित जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है वो पश्चिमी देशों में आधुनिक नारी अधिकार आंदोलनों की नींव रखने वाली मानी जाती है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। उन्होंने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन की बात की, सही है ये भी स्टेटमेंट। वह एक मार्क्सवादी नारीवादी थी, ये जो है तो स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट। ठीक, उन्होंने द राइट्स ऑफ मैन की बात की, सही है। द राइट्स ऑफ मैन उनकी एक इम्पोर्टेंट रचना है जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का पक्ष लेते हुए लिखा। राइट्स ऑफ मैन इंपॉर्टेंट रचना हो गई। देन है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये भी इंपॉर्टेंट रचना हो गई। ठीक, ठीक। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमसे रिलेटेड है? एक मार्क्स, वह एक जो है तो मार्क्सवादी नारीवादी थी, ये जो है तो इनसे संबंधित नहीं है। ठीक, 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है साथियों, मैकियावेली से। मैकियावेली का प्रसिद्ध ग्रंथ है द प्रिंस को बताना है कि द प्रिंस जो है कब प्रकाशित हुई, किस वर्ष में। पहला है 1513, देन है 1532, देन है 1533 और लास्ट है आपके पास 1535। द प्रिंस की बात कर रहा है तो ये 1532 में प्रकाशित हुई। ठीक, मैकियावेली की एक और इम्पोर्टेंट रचना है, वो है द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। ये क्वेश्चन जो है तो पूछा जा चुका है। ठीक, ठीक, 1532 क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है उनके संदर्भ में सही है। जॉन रॉल्स द्वारा 1981 में अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ग्रंथ प्रकाशित किया गया। देन है रॉल्स ने जो है तो समाज में वितरणात्मक न्याय यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की। ठीक, समस्या को हल करने का प्रयास किया। हम इनमें से बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट सही है।
पहला स्टेटमेंट अगर बात करें, थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है तो 1981 में नहीं, 1971 में प्रकाशित हुई। राल्फ ने समाज में वितरणात्मक न्याय की बात की समस्या को हल करने का प्रयास किया। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है तो करेक्ट हो जाएगा। तो बी जो है तो यहाँ से करेक्ट हुआ। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन साथियों कौटिल्य से है। कौटिल्य ने अपनी रचना, अपनी शास्त्रीय रचना अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में या अध्याय में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कौटिल्य की इंपॉर्टेंट रचना है क्या, अर्थशास्त्र में किस अधिकरण में जो है तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत की उन्होंने बात की? पहला अधिकरण, प्रथम अधिकरण, यानी पंचम, यानी षष्टम अधिकरण, और लास्ट है आपके पास सब 15वां अधिकरण। अगर हम सप्तांग सिद्धांत की बात करें तो इसका जो संबंध है आपके छठवें अधिकरण से है। ठीक, कुल कितने अधिकरण थे? 15 अधिकरण थे, 15 अधिकरण। ठीक, इसके अलावा कौटिल्य के सिद्धांतों की बात करें तो मंडल सिद्धांत भी इससे संबंधित है। मंडल सिद्धांत जिसमें उन्होंने 12 राज्यों की बात की। सप्तांग सिद्धांत में उन्होंने 7 प्रमुख अंगों की बात की, जिसकी तुलना उन्होंने शरीर के 7 महत्वपूर्ण अंगों से की थी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों, क्वेश्चन देखते हैं अगला। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई से को निम्नलिखित में से किस धारा का विद्वान माना जाता है? पंडिता रमाबाई से क्वेश्चन है, किस धारा से संबंधित है वो? मानववादी धारा के विद्वान, कि भारत में शुरुआती नारीवाद की धारा की जो है तो अग्रणी विद्वान, या आदर्शवादी धारा की अग्रणी विद्वान, या इस्लामी विचारधारा की अग्रणी विद्वान? यानी ऑप्शन जो है तो बात करें तो भारत में जो है तो शुरुआती जो नारीवादी आंदोलन था उसकी जो है तो अग्रणी विद्वान मानी जाती है। एक, ऑप्शन नंबर बी जो है तो करेक्ट हो जाएगा। अगर इनके बारे में देखें तो इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदन की स्थापना की, शारदा सदन की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने आर्य महिला समाज की भी स्थापना की। आर्य महिला समाज भारत की प्रमुख महिला समाज सुधारक मानी जाती है। शारदा सदन इन्होंने मुंबई में स्थापित किया, जबकि आर्य महिला समाज की स्थापना इन्होंने पुणे में की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों, क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित जो विचार है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, और निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तिलक के बारे में जो स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है सही है। तिलक को उनके इस कथन के लिए जाना जाता है कि स्वराज जो है तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सेकंड है, तिलक ने स्वराज की प्राप्ति के लिए समर्पित ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना में सहयोग किया। इन्हें तिलक ने 2 साप्ताहिक, मराठी में जो है तो उन्होंने केसरी और अंग्रेजी में उन्होंने मराठा की शुरुआत की। फोर्थ स्टेटमेंट है आपके पास, तिलक भारतीयों को राष्ट्रीयता की शिक्षा देने के लिए पाश्चात्य जो प्रणाली है के स्कूल कॉलेजों को खोलने के खिलाफ थे। अगर उनके बारे में देखें, पहला स्टेटमेंट तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने ये बात कही थी। तिलक ने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना में सहयोग किया, ये भी स्टेटमेंट सही है। होम रूल लीग मूवमेंट चलाया उन्होंने 1916 में एनिमेशन के साथ। ठीक, तिलक ने साप्ताहिक मराठी में जो है तो केसरी और अंग्रेजी में मराठा, ये भी सही है। अगर हम बात करें चौथे स्टेटमेंट की, तिलक भारतीयों को राष्ट्रीयता की शिक्षा देने के लिए जो है तो शिक्षा देने के लिए पाश्चात्य प्रणाली के स्कूल कॉलेजों को खोलने के खिलाफ थे। तो ये जो है स्टेटमेंट उनके से संबंधित नहीं है, यानी कि
स्टेटमेंट जो है तो इनकरेक्ट है। सही पूछा जा रहा है आपसे, सही बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन साथियों हमारे पास है, जब किसी व्यक्ति को दुनिया के साथ अपने रिश्ते का एहसास नहीं होता है तो वह एक जेल घर में रहता है जिसकी दीवारें उसके लिए पराई हैं। ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है। जब किसी व्यक्ति को दुनिया के साथ अपने रिश्ते का एहसास नहीं होता है तो वह एक जेल घर में रहता है जिसकी दीवारें उसके लिए पराई हैं। अगर हम पहला ऑप्शन है आपके पास रविन्द्रनाथ टैगोर, सेकंड है ऑप्शन आपके पास कौटिल्य, थर्ड ऑप्शन आपके पास श्री अरविंदो, फोर्थ ऑप्शन आपके पास है वी.डी. सावरकर। जब किसी व्यक्ति को दुनिया के साथ अपने रिश्ते का एहसास नहीं होता तो वह एक जेल घर में रहता है। ये जो स्टेटमेंट है रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। इनको जो है तो गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल मिला, नोबेल पुरस्कार। ठीक, कौटिल्य की रचना इंपॉर्टेंट है, जो है तो अर्थशास्त्र मानी जाती है। अरविंदो की बात करें, द लाइफ डिवाइन जो है तो इम्पोर्टेंट है इनकी रचना। वी.डी. सावरकर, इन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित स्टेटमेंट दिया था और इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक भी थी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, ये क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट जो है तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन है हमारे पास पेरियार से बारे में। ए.वी. रामास्वामी पेरियार नायकर, ए.वी. रामास्वामी नायकर, ये पेरियार के नाम से जाना जाता है। पेरियार के बारे में अगर देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और बताना है कौन सा जो है तो इनमें से सही है। ठीक, पहला है उन्हें पेरियार जो संबोधन के प्रशंसकों एवं अनुयायियों द्वारा दिया गया। सेकंड है पेरियार का अर्थ है महान पिता अथवा अत्यंत सम्माननीय। थर्ड है पेरियार ने समाज में असमानता और सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए सत्याग्रह आरंभ किया। यानी उन्होंने वर्णाश्रम धर्म पर आक्रमण के लिए स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। ठीक, आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक, बताना है कौन सा जो है तो इसमें से सही है स्टेटमेंट। पेरियार के बारे में देखा जाए संबोधन के प्रशंसकों द्वारा दिया गया, सही है। पेरियार का अर्थ महान पिता अथवा अत्यंत सम्माननीय, ये भी सही है। पेरियार ने समाज में असमानता और सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए सत्याग्रह आरंभ किया, करेक्ट स्टेटमेंट है। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन 1925, या इसे आत्मसम्मान आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक, वर्णाश्रम पर प्रहार किया, जात व्यवस्था की जो बुराइयां थी उन्हें दूर करने के लिए प्रयास किया। ठीक, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नंबर डी जो है तो यहाँ पर चारों जो है तो सही हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर देखा जाए तो द्रविड़ द्रविड़ आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं। इसके लिए उन्होंने द्रविड़ कजगम की स्थापना की। द्रविड़ कजगम अगर पूछा जाए तो किसने की, किसने की थी? वी रामास्वामी नायकर पूरा नाम है इनका, पेरियार इनका उपनाम है। ठीक, आत्मसम्मान मूवमेंट चलाया उन्होंने 1925 में। पहले कांग्रेस में थे, बाद में कांग्रेस से अलग हो गए थे। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन आपके पास बी.डी. सावरकर, देन है वी रामास्वामी, फोर्थ ऑप्शन आपके पास, थर्ड ऑप्शन आपके पास है एम एन राय, फोर्थ ऑप्शन आपके पास है राम मनोहर लोहिया। अगर लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन की बात करें और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो जो संबंध है ये एम एन राय से है। एम एन राय की बात करें, एम एन राय की बात करें तो पहली बार इन्होंने औपचारिक मांग रखी संविधान सभा के लिए। संविधान सभा के गठन के लिए 1934 में। एक, इसके अलावा ये मानववादी विचारक माने जाते हैं। मानव मानववादी विचारक। एक,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक माने जाते हैं भारत में। कि लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का संबंध और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई इन्होंने की थी। ठीक, अगर ईयर देखा जाए लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन की बात करें तो 1939 में, जबकि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है तो 1940 में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। साथियों क्वेश्चन है बीडी सावरकर से। बीडी सावरकर ने अपनी क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी जो गतिविधियां हैं उनको निम्नलिखित में से किस स्थान से रिलेट किया था, विनिमित किया था। पहला है मैसन द हिंद इंडियल पेरिस, देन है इंडिया हाउस लंदन, देन है हिंदी हिंदू रिवाइवलिस्ट हाउस पूना, देन है कॉमन होली लैंड भारत। बीडी सावरकर की बात करें, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारक, अगर इनकी गतिविधियों को देखें तो इन्होंने कहाँ से रेगुलेट किया, इंडिया हाउस लंदन से जो है तो इन्होंने रेगुलेट किया था। ठीक, बीडी सावरकर 77 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है तो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है साथियों जवाहरलाल नेहरू से कि जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत का भाग इनमें से क्या नहीं है। पहला है एक दूसरे की प्रभुता और अखंडता का सम्मान करना, देन अनाक्रमण। सेकंड थर्ड है आपके पास एक दूसरे के धर्म और विश्वास यानी आस्था के प्रति सम्मान, शांतिपूर्ण सहस्तित्व और सहयोग। कौन सा जो है तो भाग नहीं है। पंचशील की बात करें तो 1954 में सिद्धांत तिब्बत क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन। ठीक, अगर यहाँ पर बात करें एक दूसरे की प्रभुता और अखंडता का सम्मान, करेक्ट है। अनाक्रमण की बात की, एक दूसरे के धर्म विश्वास की बात यहाँ पर नहीं की गई थी पंचशील सिद्धांत में। शांतिपूर्ण सहस्तित्व की भी बात की गई थी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है तो यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, जो है तो पंचशील सिद्धांत में शामिल नहीं था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है साथियों दल विहीन लोकतंत्र निम्नलिखित में से किसने दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की थी। पार्टी लेस डेमोक्रेसी किसने बात की है? पहला ऑप्शन आपके पास राम मनोहर लोहिया, इन्हें जयप्रकाश नारायण, इन्हें दीनदयाल उपाध्याय, लास्ट ऑप्शन आपके पास है बी डी सावरकर। दल विहीन लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट जो है तो किसके दल विहीन लोकतंत्र की वकालत किसने की थी। दल विहीन लोकतंत्र की बात जो है तो जयप्रकाश नारायण ने की थी। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, तो लोक नायक के नाम से जाना जाता था, लोक नायक के नाम से जाना जाता था। ठीक, अगर इनकी क्रांति देखें तो संपूर्ण क्रांति टोटल रेवोल्यूशन 1974 इंदिरा शासन के खिलाफ। ठीक, राम मनोहर लोहिया की बात करें तो इनका संबंध किससे था, सप्त क्रांति से। 7 प्रकार की क्रांति की बात करते थे समाज में असमानता को दूर करने के लिए। ठीक, दीनदयाल उपाध्याय की बात करें, अंत्योदय का विचार उन्होंने दिया, अंत्योदय, एकात्म मानववाद, एकात्म मानववाद। ठीक, बी डी सावरकर के बारे में हमने देखा, 1857 के संग्राम की बात कही इन्होंने, पहला संग्राम इन्होंने बताया। इसके अलावा अगर जयप्रकाश नारायण के विचार अगर देखें तो सर्वोदय के बारे में इन्होंने बात कही, सर्वोदय संबंध किससे है, जयप्रकाश नारायण से। राम मनोहर लोहिया का संबंध किससे, सप्त क्रांति से है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते साथियों, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साथियों क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। भारतीय जनसंघ के जो है तो संस्थापक माने जाते हैं दीनदयाल उपाध्याय। आपको बताना कब जो है तो ये अध्यक्ष बने, चुने गए। पहला है 1951, 1961 सेकंड ऑप्शन है, थर्ड है 1964 की फोर्थ ऑप्शन के पास है 1967। तो अगर हम यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय के अध्यक्ष की बात करें तो 1967 में बने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
साथियों क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक चयन जो है तो संस्थागत दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? ये किसकी बात कर रहा है? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात कर रहा है। ठीक, पहला है सभी चयन संस्थाएं जो है तो स्वार्थी होती हैं। सेकंड है संस्थाएं सामूहिक कार्यवाही संबंधी दुविधाओं को हल करने के लिए होती हैं। थर्ड है यह अपने दृष्टिकोण में आगमनात्मक है, यानी कि इंडक्टिव है। फोर्थ है संस्थाओं की उत्पत्ति जो है तो किरदारों के बीच स्वैच्छिक कार्यवाही के कारण होती है। अगर हम तार्किक चयन संस्था की बात करें, एक रेशनल चॉइस की बात करें, कौन सा जो है तो इसकी विशेषता नहीं है? सभी चयन संस्थाएं जो है तो स्वार्थी होती हैं, करेक्ट है। संस्थाएं सामूहिक कार्यवाही संबंधी दुविधाओं को हल करने के लिए होती हैं, करेक्ट है। ये अपने दृष्टिकोण में आगमनात्मक होती है, ये आगमनात्मक नहीं जबकि ये निगुणात्मक होती है। ठीक है, यानी कि डिडक्टिव। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगमनात्मक की बात किसने की? अरस्तू ने की, जबकि निगुणात्मक की बात जो है तो प्लेटो ने की। ठीक, क्या नहीं होगा इसमें? ये अपने दृष्टिकोण में आगमनात्मक है, ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट। हमें क्या फाइंड करना था? इनकरेक्ट ही बताना था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नागरिक संस्कृति यानी कि किसकी बात कर रहा है? सिविक कल्चर की बात कर रहा है, सिविक कल्चर। नागरिक संस्कृति को लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति की संज्ञा दी। नागरिक संस्कृति को क्या कहा? लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति की संज्ञा दी। एज ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर। गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी बारवा, देन है थेडा स्को पॉल और पीटर इमॉन्स, देन है डेविड ईस्टन, देन है लूशियन पाए। अगर हम बात करें, हम सिविक कल्चर को लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति की संज्ञा दी, तो सबको पता है गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी बारवा ने जो है तो सिविक कल्चर को डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर कहा। ठीक, इनकी बुक भी है द सिविक कल्चर, सिडनी बारवा और गैब्रियल आलमंड की। अगर ईयर देखें इसका, 1963 में, 1963 में। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। साथियों क्वेश्चन है साथियों, हमारा जो क्वेश्चन है उपनिवेशवाद से संबंधित है। उपनिवेशवाद की आपको विशेषता बताना है, कौन से जो है तो उपनिवेशवाद की इनमें से विशेषता है। पहला है श्रमिकों का असमान विनिमय विनिमय और उत्पादकता। इन्हें संपदा का बहिर्गमन, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कर रहा है। एवं राजनीतिक आधिपत्य, पॉलिटिकल डोमिनेंस। अगर हम उपनिवेशवाद की बात करें तो श्रमिकों का समान विनिमय और उत्पादकता, ये भी सही है। संपदा का यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ और पॉलिटिकल डोमिनेंस, ये हमें देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर आप देखे जाए, दोनों स्टेटमेंट जो है तो सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाए। अगले क्वेश्चन पर चलें साथियों, यहाँ से आप पूछा जा रहा है आपसे कि तुलनात्मक राजनीति के जनक कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? चाणक्य, देन है प्लेटो, देन है अरस्तू, देन है सेबाइन। तुलनात्मक राजनीति के जनक हमने देखा था अरस्तू माने जाते हैं। इसके अलावा राजनीति विज्ञान के जनक भी अरस्तू माने जाते हैं। ठीक, अरस्तू की बुक है पॉलिटिक्स। ठीक, प्लेटो की अगर बुक की बात करें, द रिपब्लिक और लॉज। चाणक्य हमने देखा अर्थशास्त्र। ठीक, तुलनात्मक राजनीति की अगर जनक की बात करें तो यहाँ पर अरस्तू हो जाएगा। ठीक, इन्होंने जो है तो 158 देशों के संविधानों का जो है तो अध्ययन किया था अरस्तु ने, और तब जाके इसीलिए इन्हें तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स? ये बताना, ये पुस्तक जो है तो किसके द्वारा लिखी गई? पहला है एम जे सी विले,
इन्हें वुड्रो विल्सन, इन्हें जीन ब्लाइंडर, इन्हें वाल्टर वेगॉट, वाल्टर वेजहॉट, सॉरी। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स की, ये जो पुस्तक है एमजेसी विले के द्वारा लिखी गई, ठीक। वुड्रो विल्सन जो है तो लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं, ठीक। 14 सूत्री कार्यक्रम के लिए जाने जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक। ठीक। लीग ऑफ नेशन के स्थापना में इनकी इंपॉर्टेंट भूमिका मानी जाती है। लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ जो बना 1919 में। कार्यक्रम इन्होंने कब दिया था? 1918 में दिया था, जनवरी है, जनवरी 1918। अगर इनकी बुक देखें तो कब प्रकाशित हुई? 1967 में, ठीक। ये 8 जनवरी डेट है, ठीक। 8 जनवरी 1918। वुड्रो विल्सन आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित है, आईआर के, ठीक। लीग ऑफ नेशन 1919, देन 14 सूत्री कार्यक्रम 8 जनवरी 1918। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? एमजेसी मिले, ऑप्शन नंबर ए जो है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। साथियों क्वेश्चन हमारा, आधुनिक कैडर पार्टी की जो अवधारणा है किस विद्वान के द्वारा दी गई थी? कैडर पार्टी की बात कर रहा है, किसके द्वारा जो है तो ये अवधारणा दी गई? पहला है रूट कूले, देन है मॉरिस डुवर्गर, देन है जियोवानी सार्टोरी, देन है नन ऑफ द एबव। कैडर पार्टी की बात कर रहा है, दलों को जो है तो कुछ स्पेशल कैटेगरी में बांटा जाएगा जो अनुशासित एवं प्रशिक्षित वर्ग के हाथ में होगा, ठीक है। किसने कही है बात? अवधारणा कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? ये कॉन्सेप्ट है मॉरिस डुवर्गर के द्वारा दिया गया, ठीक। ऑप्शन नंबर बी जो है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेटमेंट बताना है आपको, किसने प्रेशर ग्रुप के बारे में कहा कि दबाव समूह ऐसे अवृत्त समूह यानी कि एटीट्यूड ग्रुप्स हैं जो समाज के अन्य समूहों पर कुछ दावे करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स आर एटीट्यूड ग्रुप्स दैट मेक सर्टेन क्लेम्स अपॉन अदर ग्रुप्स इन द सोसाइटी। ये किसने कहा? पहला है डेविड ट्रूमैन, देन है फेरेटो, देन है गैब्रियल आलमंड, देन है डुअर्गर। अगर हम बात करें दबाव समूह के बारे में तो किसने कहा? कि डेविड ट्रूमैन ने कहा कि दबाव समूह जो है तो ऐसे अवृत्त समूह है जो समाज के अन्य समूहों पर कुछ दावे करते हैं। सेक्शन नंबर ए जो है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन के साथ द लेसेस फेयर शब्द किस प्रकार के राज्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? लेसेस फेयर की बात करता है तो पहला ऑप्शन आपके पास है डेमोक्रेटिक स्टेट यानी कि प्रजातांत्रिक राज्य, देन है सोशलिस्ट स्टेट यानी कि समाजवादी राज्य, देन है कल्याणकारी यानी कि वेलफेयर स्टेट, देन है नन ऑफ द अबव। लेसेस फेयर यानी हस्तक्षेप की बात करता है, सीमित हस्तक्षेप की बात करेगा, यानी बाजार बाजार यानी मार्केट जो है तो डिमांड एंड सप्लाई पर रेगुलेट हो सके। ये किससे संबंधित है? ज्यादा से ज्यादा पूंजीवादी और पूंजीवादी और उदारवादी विचारधारा से संबंधित है, ठीक। अगर आप ऑप्शन देखें तो इनमें से कोई नहीं जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा। नंबर डी जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों क्वेश्चन हमारा द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑफ मैक्स वेबर बिलोंग्स टू व्हिच स्कूल ऑफ थॉट? पहला है इंग्लिश, देन है फ्रेंच, देन है जर्मन, लास्ट ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ द अबव। अगर हम मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की बात करें तो किससे संबंधित है? कि जर्मन फिलोसफी से संबंधित है, ठीक। जर्मन विचारधारा से संबंधित है, ठीक। मैक्स वेबर ने कौन सा सिद्धांत दिया? नौकरशाही का सिद्धांत दिया, ठीक। ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
साथियों आपको बताना है सैमुअल पी हटिंगटन की जो पुस्तक है कौन सी है इनमें से। एशियन ड्रामा, देन द थर्ड वेव, देन एंड ऑफ आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी, देन लास्ट है आपके पास नन ऑफ द एबव। अगर हम सैमुअल पी हटिंगटन की बात करें तो जो थर्ड वेव है डेमोक्रेट लोकतंत्र से संबंधित, लोकतंत्र की जो तीसरी लहर है उसके बारे में द थर्ड वेव बात की गई। इसकी पुस्तक है सैमुअल पी हटिंगटन की पुस्तक है। अगर हम एशियन ड्रामा की बात करें तो ये जो है तो गुनार मेंडल की पुस्तक है। इसके अलावा अगर एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात करें, डेनियल बेल की पुस्तक है। ठीक, डेनियल बेल। ठीक, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द थर्ड वेव किसकी पुस्तक है? सैमुअल पी हटिंगटन की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी जो है तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एशियन ड्रामा गुनार मेंडल की पुस्तक है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी डेनियल बेल की पुस्तक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में बताना है कितने अस्थायी सदस्य और कितने वर्ष के लिए जो है तो इनका कार्यकाल होता है। पहला ऑप्शन आपके पास है 5 सदस्य 2 वर्ष के लिए, फिर है 5 सदस्य 4 वर्ष के लिए, फिर 10 सदस्य 2 वर्ष के लिए, और लास्ट है आपके पास 10 सदस्य 4 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है ये बताना है आपको। अगर हम अस्थायी सदस्य की बात करें तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष होता है। ठीक, 10 सदस्य 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है तो करेक्ट हो जाएगा। यूएनओ की बात करें अगर हम, जो गठन जो है तो इसका कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। अगर हम स्थायी सदस्यों की बात करें तो 5 जो है इसके स्थायी सदस्य हैं। 6 इसके प्रमुख अंग हैं। 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं। स्थायी सदस्य अगर देखें तो यहाँ पर फ्रांस है। स्थायी सदस्य अगर देखें, फ्रांस है, देन है ब्रिटेन, देन है यूएसए, देन है यूएसए, देन अपना रूस और चीन। इन्हें जो क्या मिला है? वीटो पावर मिली है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी जो पुस्तक है केनेथ वाल्ड्स द्वारा नव यथार्थवाद पर लिखी गई है? पहली है द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, then है the globalization of world politics, then है the end of history and the last man, then है revolution in the world system। अगर हम केनेथ वाल्ड के बारे में देखें, नव यथार्थवाद पर उनके द्वारा जो लिखी गई इम्पोर्टेंट पुस्तक है द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है तो इसके द्वारा लिखी गई, केनेथ वाल्ड के द्वारा लिखी गई। आपको तैयार करना है, कब लिखी गई? 1979 में लिखी गई, 1979 में। ऑप्शन नंबर ए जो है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। साथियों डब्ल्यूटीओ से क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम जो मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ? पहला है सिंगापुर, देन है जेनेवा, थर्ड है आपके पास सिएटल, की फोर्थ ऑप्शन आपके पास है दोहा। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो कब बना? 1 जनवरी 1995 में बना, बैट की जगह पर। ठीक, हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो इसका जिनेवा में है। ठीक, पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आपसे पूछ रहा है तो सिंगापुर में है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में युद्ध बंदियों के व्यवहार के संबंध में नियम स्थापित किए गए? युद्ध बंदियों के लिए कब नियम बनाए गए? पहला है पेरिस घोषणा 1856, इन्हें सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 1899, इन्हें द हेग सम्मेलन 1907,
दिन है जिनेवा कन्वेंशन। हमेशा जिनेवा कन्वेंशन चर्चा में रहता है क्योंकि युद्ध बंदियों के व्यवहार के संबंध में नियम जो कहाँ बनाए गए, जिनेवा कन्वेंशन बनाए गए। कब बनाए गए? 1949 में बनाए गए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए 2001 में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा हमला कब हुआ? 11 सितंबर 2001 में। तो आतंकवादी हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए 2001 में संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद थी उसके द्वारा दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। प्रस्ताव बताना है, पहला है 1364, फिर है 1373, फिर है 1365 और 1370। थर्ड है आपके पास 1362 और 1367। लास्ट है आपके पास 1359 और 1364। अगर यहाँ पर देखा जाए 1368 एवं 1373 जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 95 का ए नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आईआर से क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में आदर्शवाद द्वारा निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है? यानी आदर्शवादी जो अप्रोच है उसमें किसका समर्थन नहीं किया जाता? अगर हम आदर्शवादी अप्रोच की बात करें, संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना पहला स्टेटमेंट है। देन है कलेक्टिव सिक्योरिटी, सेकंड स्टेटमेंट है। देन है अंतरराष्ट्रीय संतुलन बनाने के लिए युद्ध की आवश्यकता, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संतुलन बनाने के लिए। देन है मानव अधिकारों को प्रोत्साहन। अगर हम आदर्शवाद की बात कर रहे हैं तो आदर्शवादी थिंकर अगर देखे जाए आईआर से संबंधित तो ड्रू विल्सन जो है तो प्रबल समर्थक माने जाते हैं। इसके अलावा एंजल्स, हरमन एंजल्स। अगर हम यहाँ पर देखें आदर्शवाद से संबंधित स्टेटमेंट देखें तो संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की बात की थी, जिसलिए आगे चलकर लीग ऑफ नेशन बना। जिन्हें सामूहिक सुरक्षा की बात करती की जाती है, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की जाती है। क्या अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने के युद्ध की आवश्यकता की बात कही? नहीं कही गई। ठीक, मानव अधिकारों को प्रोत्साहन, ठीक सही है। यानी कि अगर समर्थन नहीं किया जाता तो किसका समर्थन नहीं किया जाता? अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए युद्ध की आवश्यकता पर बात नहीं की जाती है। वुड्रो विल्सन के प्रयासों से जो है तो लीग ऑफ नेशन बना। 1919, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक, क्या हो जाएगा इसका? इनकरेक्ट फाइंड करना था तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है तो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन साथियों, सत्य की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है गलत है? इसके संबंध में, सत्य की अवधारणा के संबंध में, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, दूसरों को नियंत्रित करने की जो क्षमता है ही शक्ति है, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है शक्ति का जो प्रयोग है करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है उनके मध्य का मनोवैज्ञानिक संबंधी राजनीतिक शक्ति है। यानी बल प्रयोग कर शत्रु को परास्त करना ही शक्ति है। थर्ड है शक्ति अपनी इच्छा अनुसार अन्य राज्यों के कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता है। पहला है शक्ति की अवधारणा के संबंध में दूसरों के नियंत्रित करने की क्षमता ही क्या है? शक्ति है, करेक्ट है। शक्ति का प्रयोग करने वाले या जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है उनके मध्य का मनोवैज्ञानिक संबंध जो है तो राजनीतिक शक्ति है। ठीक, करेक्ट है। बल प्रयोग कर शत्रु को परास्त करना, क्या यही शक्ति है? ये जो है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, फाइंड क्या करना था? इनकरेक्ट फाइंड करना था। ऑप्शन नंबर सी जो है तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, शक्ति अपनी इच्छा अनुसार जो कोई कार्य को प्रभावित करने की क्षमता, ये करेक्ट है। हमें फाइंड क्या करना था? इनकरेक्ट फाइंड करना। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है तो इनकरेक्ट है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं साथियों। साथियों हमारा क्वेश्चन है सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की जा रही है कि मान्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है आपको करेक्ट बताना है। सभी राष्ट्र इस बात पर एकमत होंगे कि कौन सा राष्ट्र जो है तो आक्रामक है। All the nations are of one opinion regarding which state is aggressor. आक्रामक को रोकने की
में सभी की जो है समान रुचि होगी, समान हित होगा सभी का, ठीक। एवरीवन हैज एन इक्वल इंटरेस्ट रिगार्डिंग चेकिंग द एग्रेसर। देन है थर्ड स्टेटमेंट, राष्ट्रों को आपस के मतभेदों को दूर कर आक्रमणकारी के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करने के लिए सदैव जो है तो तैयार रहना होगा, ठीक। Nations should always be ready to collectively act against the aggressor, keeping aside their political differences. ठीक। उपर्युक्त लास्ट स्टेटमेंट आप लास्ट है ऑप्शन आपके पास ऑल ऑफ द अबव। क्या ये सभी सही है? सामूहिक सुरक्षा की बात करी जा रही है तो क्या है पहला, सभी राष्ट्र इस बात पर एकमत होंगे कि कौन सा जो है तो राष्ट्र आक्रामक है, ठीक, करेक्ट है। आक्रामक को रोकने के लिए सभी की समान रुचि होगी, जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो में आप देख सकते हैं, ठीक। राष्ट्रों को आपस के मतभेदों को दूर करने के लिए आक्रमणकारी के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, ये जो है तो करेक्ट होगा, ठीक। यानी कि यहाँ पर सामूहिक सुरक्षा, जैसे कि नाटो जो है तो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर राष्ट्रों द्वारा किस सम्मेलन में जो है तो हस्ताक्षर किए गए, साइन किए गए? पहला है डम्बार्टन उप सम्मेलन, देन है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, देन है मॉस्को घोषणा पत्र, देन है याल्टा सम्मेलन। अगर अब साइन की बात पूछ रहा है आपसे, ये जो है तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945, जून 1945, 26 जून 1945 में साइन किए गए, ठीक। याल्टा सम्मेलन जो है तो फरवरी 1945 किससे संबंधित है? यूएनओ से संबंधित ही सारे के सारे सम्मेलन हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। मॉस्को घोषणा पत्र की अगर बात करें तो 1944 का है, सॉरी 1943 का है, अक्टूबर 1943 का है ये जो है तो डम्बार्टन उप सम्मेलन आपका 1944 का है, ठीक। पूछा क्या जा रहा था कब जो है तो हस्ताक्षर किए गए किस सम्मेलन में? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 26 जून 1945, ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। क्वेश्चन है साथियों, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव आपसे पूछा जा रहा है कौन थे? पहला है ट्रिगवेली, देन है डैग हैमरसॉल्ट, देन है यूथ वन, देन है कोफी अन्नान। पहला पूछा जा रहा है आपसे तो ट्रिगवेली थे। यूएनओ के बारे में हमने देखा कब बना, ये तो 1945 में बना, 1945 में बचा। मेंबर अगर आपसे पूछा जाए 193 मेंबर है, ठीक। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए न्यूयॉर्क में है, ठीक। करंट में अगर पूछा जाए, करंट में कौन है? करंट में महासचिव कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के, ठीक। हमारा क्या हो करेक्ट हो जाएगा? ट्रिगवेली, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव, ठीक। साथियों आज का सेशन यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद हो आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।